यक्षिणी कभी औरतों के शिकार नहीं कर सकती। कोई और ही है जो यक्षिणी के नाम पर औरतों के शिकार करके अपने अंदर की हवस को मिटा रहा है। मुझे अब बस उसी हवस के पुजारी को ढूंढना है। चार्ली पूछता है, फिर ये सुदेश का क्या करना है? चटर्जी जवाब देता है, अभी सबूत इसी के खिलाफ मिले हैं, हम इसे छोड़ नहीं सकते। पड़े रहने दीजिए इसे हवालात में, जब तक बेल के पेपर नहीं आने देते। तरने दीजिए इसे यहीं। पत्नी होने के बावजूद बहुत सी औरतों के साथ कई होटलों के रूम की हवा खाई है इसने। अब इसे हवालात की हवा खाने दीजिए। इसे भी तो पता चले बाहर मुंह मारने का क्या अंजाम होता है। चार्ली खामोश रहता है क्योंकि उसके हिसाब से भी सुदेश को उसके किए की एकदम सही सजा मिल रही थी। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर भी सभी की नींद खुल गई थी। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। डायना, युग और अभिमन्यु मिलकर किचन के अंदर नाश्ते की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं सोफे पर कछुआ और कायर हमेशा की तरह आराम फरमा रहे थे। शालिनी मौके की तलाश में थी। वो जब से उठी थी तब से मौका ढूंढ रही थी कि उसे तारा से बात करने का अकेले मौका मिले, पर वर्चस्विनी तारा का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। वो हर वक्त साई की तरह उसके साथ रहना चाहती थी। इस वक्त वर्चस्विनी तारा के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उन्हीं के पीछे पीछे शालिनी थी। वो भी सीढ़ियों से ही नीचे उतर रही थी। वर्चस्विनी सीढ़ियां उतरते हुए धीरे धीरे बड़बड़ाती है, शालिनी, मैं जब से देख रही हूँ, मैं जिस कमरे में जा रही हूँ तुम मेरे और तारा के पीछे आ रही हो। तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? शालिनी भी बड़बड़ाते हुए जवाब देती है, मैं कहाँ पीछे आ रही हूँ वर्चस्विनी जी, बल्कि आप उस कमरे में जा रही हैं जहाँ पर मुझे जाना रहता है। वर्चस्विनी कुछ गुस्से के साथ कहती है, अच्छा तो फिर तुम ये बताओ, तुम रूम नंबर 666 में क्यों गई थी? शालिनी भी बड़ी चालाकी के साथ पूछती है, आप क्यों गई थी? वर्चस्विनी खामोशी के साथ सीढ़ियां उतरती रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। शालिनी कहती है, अगर आप मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मैं भी आपको कुछ नहीं बताने वाली वर्चस्विनी जी। वर्चस्विनी पलटकर कुछ कहती उससे पहले ही कछुआ की आवाज सुनाई देती है, मेरी वर्चू तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, क्या कहा तुमने कछुआ? वर्चू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वर्चू कहने की? कछुआ बात को पलटते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस जुबान फिसल गई थी। वर्चस्विनी कछुए को घूरते हुए कहती है, अपनी जुबान को लगाम दो वरना यहीं पर खींच लूंगी। कछुआ मन ही मन सोचता है, ये मेरी वर्चू को क्या हुआ? पहले जब वर्चू बोलता था तो सुनकर भी इग्नोर कर देती थी, अब अचानक से क्या हो गया? ये इतना क्यों बदल गई? तारा अपने आप में ही मगन थी कि तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ती है। जैसे ही वो टेबल पर देखती है खुश हो जाती है। तारा खुश होते हुए कहती है, टैरो कार्ड। जब वर्चस्विनी और शालिनी की नजर टेबल पर पड़ती है तो वो दोनों देखती हैं कि टेबल के ऊपर टैरो कार्ड रखे हुए थे जो काले कपड़े के ऊपर जमे हुए थे, ठीक वैसे जैसे कल रात कछुए ने कार्ड उठाते वक्त जमाए थे। वर्चस्विनी उन टैरो कार्ड को देखते हुए गुस्से के साथ कहती है, ये टैरो कार्ड यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कछुआ खुश होते हुए कहता है, ये मैंने ही तो निकाले हैं वर्चू तुम्हारे लिए। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, फिर वर्चू? कछुआ कहता है, सॉरी वर्चस्विनी जी, वो क्या है ना, आपको देखकर बार बार जुबान फिसल जाती है। कल रात आप रह गई थी ना, तारा को नींद आ रही थी इसलिए बिना कार्ड निकाले ही चली गई थी, इसलिए मैंने सुबह सुबह ही टैरो कार्ड निकाल लिए ताकि रात वाली प्रॉब्लम ना खड़ी हो। कल मैंने सबके भविष्य के बारे में बताया था तो आपके भविष्य के बारे में भी बताना बनता है ना, जरा मैं भी तो देखूं आपके जीवन में कैसा पति लिखा है। कायर मन ही मन सोचता है, अच्छा तो ये है इस कछुए का प्लान, ये देखना चाहता है कि वर्चस्विनी की लव लाइफ में क्या लिखा है, तभी सुबह से ये टैरो कार्ड निकाल कर बैठा हुआ है। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, मैंने कल रात कहा था ना, मुझे इन टैरो कार्ड पर जरा सा भी विश्वास नहीं, हटा इन्हें मेरे सामने से वरना अभी जला दूंगी मैं इन्हें। कछुआ मन ही मन सोचता है, ये वर्चस्विनी जी इतनी सी बात पर इतना क्यों गुस्सा कर रही है? अगर एक टैरो कार्ड उठा लेंगी तो क्या हो जाएगा इनका? वर्चस्विनी फिर अपनी बात दोहराते हुए कहती है, हटाता है या फिर जला दूं मैं इन्हें? कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं हटाता हूँ ना, बस आप एक कार्ड उठा लीजिए, आपका भविष्य देख लो फिर हटाता हूँ। वर्चस्विनी कछुए की आंखों में देखते हुए कहती है, तू मुझे मेरा भविष्य बताएगा? तू? मैं बताती हूँ तुम लोगों को तुम्हारा भविष्य, तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचने वाला, तुम सब मरोगे। जैसे ही वर्चस्विनी ये बात बोलती है कछुआ सकते में आ जाता है। उसे अपने कानों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वर्चस्विनी कुछ ऐसा बोल सकती है। कायर भी वर्चस्विनी की बातें सुनकर दंग रह गया था। वर्चस्विनी अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, खड़ा क्या है, हटा इन कार्डों को मेरे सामने से।
कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हाँ अभी हटाता हूँ। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कछुए को घूरे जा रही थी। कछुए की एक नजर अपने टैरो कार्ड पर थी जिन्हें वो उठा रहा था, और दूसरी नजर वर्चस्विनी की निगाहों पर थी जो गुस्से के साथ उसे घूरे जा रही थी। कछुआ वर्चस्विनी को तिरछी नजरों से देख ही रहा था कि तभी उसे वर्चस्विनी के माथे पर एक काला निशान दिखाई देता है। वो निशान ऐसा था जैसे वर्चस्विनी के माथे पर किसी की परछाई गिर रही हो। वर्चस्विनी का माथा उसके चेहरे के मुकाबले कुछ ज्यादा काला दिखाई दे रहा था। कछुआ अपना कार्ड उठाना छोड़कर वर्चस्विनी से कहता है, ये आपके माथे पर काला काला क्या है? वर्चस्विनी तुरंत कछुए से अपना चेहरा छुपाते हुए कहती है, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है। कछुआ अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, नहीं कुछ है, कुछ ज्यादा ही काला दिखाई दे रहा है आपका माथा। कछुए ने अपना पूरा ध्यान वर्चस्विनी के माथे पर लगा दिया था और उसे वो निशान कुछ जाना पहचाना दिखाई दे रहा था। कछुआ मनी मन सोचने लग जाता है, कहीं ये निशान वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। भला वर्चू के साथ वो सब कौन करेगा? कछुआ अभी भी वर्चस्विनी के माथे को ही घूरे जा रहा था। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, ऐसे क्या घूर रहा है तू कछुए? कछुआ कहता है, ये आपका माथा इतना काला क्यों दिखाई दे रहा है? शालिनी भी ये बात नोटिस करते हुए कहती है, हाँ वर्चस्विनी जी क्या बात है, कुछ ज्यादा ही काला है आपका माथा। वर्चस्विनी बहाना बनाते हुए कहती है, वो मैं काजल लगा रही थी ना, तो वही लग गया होगा। कछुआ पलटकर कुछ कहे उससे पहले ही शालिनी बोल पड़ती है, पर तुम्हारी आंखों पे तो काजल ही नहीं लगा है। वर्चस्विनी कुछ गुस्से के साथ कहती है, मैं अपनी आंखों की नहीं तारा की आंखों की बात कर रही थी। वो मैं तारा की आंखों में काजल लगा रही थी तो उसी वक्त मेरे हाथों में लग गया और वही में हाथ मेरे माथे पर लग गए। उसी के कारण मेरा माथा चेहरे के मुकाबले कुछ ज्यादा काला दिखाई दे रहा है। शालिनी देखती है कि तारा की आंखों में काजल लगा हुआ है, इसलिए वो पलटकर कुछ नहीं कह पाती है। पर कछुए को ये बातें बहुत अजीब लगती हैं। पहला वर्चस्विनी का कार्ड ना उठाना, दूसरा वर्चस्विनी के माथे का काला दिखाई देना। कछुए को ये बातें अंदर ही अंदर खल रही थी, हजम नहीं हो रही थी। उसे वर्चस्विनी का बर्ताव बहुत अलग लग रहा था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो और उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो। कछुआ अभी भी वर्चस्विनी के माथे को ही देखे जा रहा था। कछुआ मन ही मन सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ही वही निशान है, पर वर्चू के माथे पर कैसे आ सकता है? वर्चस्विनी फिर गुस्से के साथ कछुए से कहती है, तू ऐसे क्या घूर रहा है, कार्ड क्यों नहीं उठाता है? कछुआ पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर डायना आ जाती है। डायना ने अपने हाथ में चाय के कप की ट्रे पकड़ी हुई थी। कायर सोफे पर से उठते हुए कहता है, अच्छा हुआ डायना तुम चाय लेकर आ गई, मैं कब से इसी का इंतजार कर रहा था। जब तक चाय ना पी लो मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। इतना कहकर कायर चाय का कप उठा लेता है। चाय के कप को देखकर न जाने शालिनी के मन में क्या आता है, वो मन ही मन कोई सा मंत्र दोहराने लग जाती है। डायना चाय की ट्रे वर्चस्विनी की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, लीजिए चाय लीजिए वर्चस्विनी जी। वर्चस्विनी चाय का कप उठाने ही वाली थी कि तभी कायर का हाथ अपने आप आगे बढ़ता है, जिससे डायना को धक्का लग जाता है और सारी चाय वर्चस्विनी के कपड़ों पर गिर जाती है। वर्चस्विनी गुस्से से उबलने लग जाती है और उबलते हुए ही कहती है, ये क्या हरकत है कायर? कायर हकलाते हुए कहता है, वो गलती से हो गया, पता नहीं कैसे हो गया अपने आप। तारा मन ही मन मुस्कुराती रहती है क्योंकि वो जानती थी कि इन सबके पीछे शालिनी थी। वर्चस्विनी कायर पर भड़कते हुए कहती है, अब मुझे फिर से कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, मैं अभी नहा कर आई थी। इतना कहकर वर्चस्विनी गुस्से से वहां से जाने लग जाती है। कछुआ कायर को घूरते हुए कहता है, तू ठीक से कप नहीं पकड़ सकता क्या? कायर मासूमियत के साथ कहता है, मैंने तो ठीक से ही पकड़ा था, पता नहीं कैसे अपने आप पलट गया, जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़कर आगे किया हो। शालिनी तुरंत तारा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो तारा मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाती हूँ। इतना कहकर शालिनी तारा को लेकर वहां से जाने लग जाती है। डायना बड़बड़ाती है, ये शालिनी तारा को लेकर कहां पर जा रही है? कछुआ और कायर पलटकर कुछ नहीं कहते हैं। शालिनी तारा को बात करने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर ले आई थी और वो दोनों ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे के जस्ट सामने खड़ी हुई थी ताकि वर्चस्विनी के कपड़े चेंज करने से पहले ही वो वापस से अंदर जा सके और वर्चस्विनी को कानो कान कोई खबर तक ना हो कि उन दोनों के बीच आपस में कोई बातचीत हुई है। शालिनी बिना वक्त गवाए तुरंत तारा से पूछती है, कल रात क्या हुआ था तारा बेटा? तारा शालिनी को सारी बात बताने लग जाती है कि कल रात क्या क्या हुआ था, क्यों वर्चस्विनी उसे कुएं के पास लेकर आई थी और उसने उसे क्या बताया था। तारा शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता देती है। सारी बात सुनने के बाद शालिनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा तारा बेटा आपने?
वर्चस्विनी ने आपको अधर्म की कहानी सुनाई थी? तारा हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है। हाँ यामिनी दीदी। शालिनी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वर्चस्विनी ने तारा को अधर्म की कहानी सुनाई थी। शालिनी अपना सवाल दोहराते हुए फिर एक बार तारा से पूछती है, पक्का न तारा बेटा, वर्चस्विनी ने ही आपको अधर्म की कहानी सुनाई थी? कहीं और से तो आपको ये कहानी पता नहीं चली ना? कहीं आपने सपने में तो ये कहानी नहीं देखी थी? तारा शालिनी की बात को नकारते हुए कहती है, नहीं यामिनी दीदी, मम्मा ने ही मुझे कल रात ये कहानी सुनाई थी। मुझे सपने में ये कहानी कैसे दिख सकती है? मैं जब से इस ग्रेवयार्ड कोठी में आई हूँ, मुझे सपने आने ही बंद हो गए हैं। शालिनी तारा से पूछती है, आपकी मम्मा, मेरा मतलब वर्चस्विनी को अधर्म की कहानी कहाँ से पता चली? उन्हें ये कहानी किसने सुनाई? तारा खामोश रहती है। शालिनी समझ जाती है तारा का क्या जवाब था। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, वर्चस्विनी को अधर्म की कहानी के बारे में आखिर कैसे पता चला? उसे तो ये भी याद नहीं कि 7वीं पहाड़ी में उस रात क्या हुआ था। मैंने उसकी सारी यादें मिटा दी थी उस रात की। शालिनी अपना दिमाग दौड़ाने लग जाती है कि वर्चस्विनी को इस कहानी के बारे में कैसे पता हो सकता है। शालिनी खुद से बड़बड़ाती है, वर्चस्विनी को अधर्म की कहानी के बारे में पता है, इसका मतलब उसे भक्षानर के बारे में भी पता है, क्योंकि अधर्म की कहानी का सूत्रधार वही था। आखिर उसी के कारण तो सभी राक्षस स्वर्गलोक को हत्या पाए थे। वर्चस्विनी को अधर्म की कहानी कैसे पता चल सकती है? कैसे, आखिर कैसे? शालिनी कुछ सोचते हुए कहती है, तारा बेटा, उस रात जब तुम मेरे और डायना के साथ सो रही थी तो तुम आधी रात में उठकर चली गई थी वर्चस्विनी के पास। क्या उस रात उस कमरे में तुमने कोई काला साया देखा था? तारा उस रात के बारे में याद करते हुए कहती है, यामिनी दीदी, मैंने काले साए को तो नहीं देखा, पर जब मैं कमरे में पहुंची थी ना, तो मम्मा बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी, जैसे उन्होंने अपने सामने अपनी मौत देख ली हो। और हाँ, याद आया, वो काला साया ही बड़बड़ा रही थी मेरे कमरे के अंदर कदम रखते ही। शालिनी अपने दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए कहती है, इसका मतलब इन सब के पीछे वो काला साया है। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब डायना को वर्चस्विनी रूम नंबर 666 में बेहोश पड़ी हुई मिली थी। ये खेल तभी से शुरू हुआ है। वर्चस्विनी के बर्ताव में चेंज होना, उसका ग्रेवयार्ड कोठी में रुकना, तारा को अधर्म की कहानी सुनाना, सबके पीछे वो काला साया ही है। तभी तो सोचूं ये वर्चस्विनी मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही है? तारा मासूमियत के साथ शालिनी से पूछती है, मतलब यामिनी दीदी, मम्मा की जान को खतरा है? शालिनी तारा की आंखों में देखते हुए कहती है, अभी नहीं तारा बेटी, मम्मा की जान को खतरा तब होगा जब उन्हें पता चल जाएगा कि हमें पता चल गया है कि उस काले साए ने उनके साथ कुछ किया है। इसलिए तुम उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास मत होने देना कि हमें कुछ पता है, समझी? तारा तुरंत हाँ में अपना सिर हिला देती है। शालिनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, वो काला साया वर्चस्विनी को एक मोहरे की तरह यूज कर रहा है। लगता है उस काले साए को भी पता चल गया है कि तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं। इसी वजह से उसने तुम्हारी मम्मा को यहाँ पर रोका हुआ है और उनके जरिए तुम्हारे अंदर की शक्तियों को बुरी शक्तियों में बदलना चाहता है। तारा हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा यामिनी दीदी आपने? बुरी शक्ति? शालिनी तारा को समझाते हुए कहती है, हाँ तारा बेटी, बुरी शक्ति। जिस तरह ईश्वर ने सिर्फ इंसानों का निर्माण किया है, ठीक इसी तरह ईश्वर ने सिर्फ शक्ति का निर्माण किया है, और उस शक्ति को अच्छी शक्ति और बुरी शक्ति में हमने बदला है। उस शक्ति का अच्छे और बुरे कामों में उपयोग करके तुम्हारे अंदर भी काफी सारी शक्ति है। उस महाशक्ति को अच्छी शक्ति में बदलना है या बुरी, ये तुम पर निर्भर करता है। शालिनी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, जितना तुमने मुझे वर्चस्विनी के बारे में बताया है, उससे मैं बस ये समझ पाई हूँ कि वर्चस्विनी तुम्हारे अंदर बुराई को जन्म देना चाहती है, ताकि तुम्हारे अंदर की महाशक्ति भी बुरी बन जाए। तारा खामोश रहती है। शालिनी आगे कहती है, उस काले साए ने वर्चस्विनी के जरिए शुरुआत कर दी है तारा, अब हमें भी शुरुआत कर देनी चाहिए। तारा शालिनी को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, कैसी शुरुआत यामिनी दीदी? सदियों से है पुरानी